We already have covered a video related to rehabilitation and recovery, and this is the second part. And ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द मॉड्यूल सी ऑफ द एबीएम. तो अगर आप भी सीआईबी की तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर कि अर्ली बर्ड पैक सीरीज में आपने जरूर एनरोल कराओ. क्यों एनरोल करना है जल्दी से बता देता हूँ. इसमें फुल कोर्स वीडियोस कवर है 5 के 5 पेपर्स की, यानी कि 5 इलेक्टिव पेपर्स और 4 कंपल्सरी पेपर्स, सभी कवर्ड है. और साथ में आपको मिलता है वीडियो क्वेश्चंस, और साथ में आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, केस स्टडी वीडियोस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, और साथ के साथ पीडीएफ नोट्स जो प्रिंटेबल भी हैं और डाउनलोडेबल हैं, तो आसानी से आप रिवाइज भी कर सकते हैं. सो जल्दी से एनरोल कर लो. अभी के लिए ऑफर चल रहा है, वीडियो के एंड में बताऊंगा. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना करना. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, इट सेज अ बैंक आइडेंटिफाइज दैट अ लोन अकाउंट इज अंडर स्ट्रेस, कि एक लोन अकाउंट जो है वो अंडर स्ट्रेस है, एंड द बिजनेस इज नॉट कमर्शियली वायबल. To avoid an immediate NPA classification, the bank offers the borrower a moratorium of 1 year without conducting any fresh फाइनेंशियल वाइबिलिटी असेसमेंट. ठीक है. तो आरबीआई जो है वो इस एक्शन को किस तरह से गो थ्रू करता है, क्योंकि ब्रीच तो डेफिनेटली हुआ है, तो किस तरह से गो थ्रू करता है उसको देखते हैं. एज अ प्रूडेंट मेजर टू सपोर्ट स्ट्रेस्ड बोरोर, एक मेजर है कि आपने सपोर्ट करा बोरोर को, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने सपोर्ट करा है, आपने एवरग्रीन करने की कोशिश करी है. एज अ स्टैंडर्ड रेक्टिफिकेशन मेथड, तो एक स्टैंडर्ड रेक्टिफिकेशन मेथड है. एज अ केस ऑफ एवरग्रीनिंग अ वीक क्रेडिट फैसिलिटी, एज अ सक्सेसफुल रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करी है आपने, मॉरेटोरियम दे दिया कि भाई ठीक है चला करके देख लो लोन को इतने टाइम के लिए, अभी के लिए हमारा लोन एनपीए नहीं जाएगा, आप ऐसा कर लो. राइट. तो आरबीआई गाइडलाइंस जो है रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है रिलेटेड टू फाइनेंशियल वाइबिलिटी. फाइनेंशियल वाइबिलिटी होगी तभी आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो. रीस्ट्रक्चर अगर आप करते हो किसी लोन को बिना प्रॉपर वाइबिलिटी असेसमेंट के, वो बेसिकली एक बहुत सर्टेन रीजन है कि आप उस अकाउंट को एवरग्रीन करना चाहते हो. एंड जो प्रैक्टिस है कि आप एक्चुअल स्टेटस, ट्रू स्टेटस वीक अकाउंट का छुपाते हो, कंसील करते हो, उसे बहुत सीरियसली देखा जाता है. एंड यहां पर सुपरवाइजरी कंसर्न भी लिए जा सकते हैं, एक्शन भी लिया जा सकता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. राइट. सो anyhow option C is going to be the correct answer for this question. ठीक है. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर. इट सेज अ बैंक intends to sell a non-performing asset with a total outstanding exposure of rupees 75 crore to another financial institution. तो बैंक जो है वो एनपीए को सेल करना चाहता है जिसका एक्सपोजर 75,000 करोड़ का है किसी और इंस्टीट्यूशन को. व्हाट इज द मैंडेटरी एसेट वैल्यूएशन प्रोसीजर द सेलिंग बैंक मस्ट अडेयर टू बिफोर इनिशिएटिंग द सेल प्रोसेस. सो आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ द लोन एक्सपोजर्स, राइट, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा. एंड मैंडेटरी वैल्यूएशन प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहला जो स्टेप है दैट्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन. जो सेलिंग बैंक है उसे कम से कम 2 एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स जो है वो आरबीआई अप्रूव्ड वैल्यूअर से लेनी पड़ेंगी. दैट्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन. मैं यहां पर लिख देता हूं. सो फर्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन. राइट. एंड दो आपको वैल्यूअर से ये लेनी पड़ेगी जो कि आरबीआई अप्रूव्ड होंगे वैल्यूअर. राइट. फर्दर एवरेज ऑफ वैल्यूएशन लेना पड़ेगा. यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि जो भी वैल्यूएशन आपके पास आई हैं, लोअर ऑफ टू वैल्यूएशन शैल बी कंसीडर्ड एज द रिजर्व्ड प्राइस. राइट. यानी कि मिनिमम एक्सेप्टेबल सेल प्राइस माना जाएगा लोअर प्राइस को. लोअर प्राइस जो रहेगा वो रहेगा आपका रिजर्व्ड प्राइस काउंट होगा. एंड जस्टिफिकेशन का रहेगी डिविजन के लिए, अगर फाइनल प्राइस सेल जो है वो रिजर्व प्राइस से कम है तो बैंक को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या रीजन था, और अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड से और डेलीगेटेड अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा. राइट. ये सिनेरियो रहता है. सो वैल्यूअर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन प्रायर असेसमेंट ऑफ द एसेट. इस चीज को भी इंश्योर करना बैंक की जिम्मेदारी है. ऑप्शंस को फटाफट से देख लेते हैं. A single internal valuation report is sufficient. A single external valuation report. Two external valuation reports must be obtained and the cost must be borne by the bank. And the valuation cost should be shared equally between the selling bank and the prospective buyer to ensure the fairness. So which one would be the right answer? It is option C. जो गाइडलाइंस है रिलेटेड टू द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वो क्लियर पॉलिसी बताते हैं रिलेटेड टू द वैल्यूएशन. तो कोई भी एक्सपोजर अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर मैंडेटरी रहता है कि कम से कम 2 एक्सटर्नल वैल्यूएशन रिपोर्ट्स लेनी पड़ेगी. और गाइडलाइन ये भी कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन है शैल बी बोर्न बाय द बैंक
जो अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो बैंक को खुद ही, सेलिंग बैंक को खुद ही अपने जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इट सेज अ रेजोल्यूशन कमेटी इज बीइंग फॉर्म्ड फॉर अ स्ट्रेस्ड MSME account under a MBA, that is a multiple banking arrangement, right? According to the framework, which of the following must be included in the committee's composition? तो कमेटी की कंपोजिशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके बारे में वी नीड टू टेल दैट व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द committee's composition, right? So it says a representative from the local chamber of commerce, an officer in charge of MSME at the regional or zonal office level, an independent MSME expert, a legal counsel specializing in bankruptcy law, the chief financial officer of the borrowing MSME unit. Which should be the correct answer for this? जो कमेटी कंपोजिशन होगी ना, तो एक तो सीनियर ऑफिसर होएगा लीड बैंक से। अगर एमबीए की बात कर रहे हैं तो लीड बैंक से एक सीनियर ऑफिसर होगा। कहाँ से रहेगा वो पर्सन? दैट मस्ट बी फ्रॉम लीड बैंक, जो कि चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेगा, टिपिकली जनरल मैनेजर की तरह या डिप्टी जनरल मैनेजर लेवल ऑफिसर की तरह। दैट्स द फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम अदर बैंक्स, लाइक वन सीनियर ऑफिसर फ्रॉम अदर बैंक्स जिनका हाईएस्ट एक्सपोजर है, राइट? तो बाकी बैंक से भी सीनियर ऑफिसर रहेंगे। सेकंड हाईएस्ट एंड जो थर्ड हाईएस्ट एक्सपोजर वाले बैंक्स हैं वहां से कम एक पर्सन रहेगा। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट, राइट? और जिनका एक्सपीरियंस है फाइनेंस से रिलेटेड या एमएसएमई से रिलेटेड, इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। एंड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिडबी, जो भी इसके अलावा एक पर्सन रहेगा वो रहेगा एक रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। मैंडेटरी है ओनली इफ, अगर मैंडेटरी रहेगा अगर सिर्फ और सिर्फ सिडबी जो है वन ऑफ द लेंडर्स है तो, राइट? सो मल्टीपल बैंक अरेंजमेंट में जो एक आपकी रेजोल्यूशन कमेटी रहेगी, लीड बैंक से एक पर्सन रहेगा, दैट विल बी चेयरपर्सन। एंड जो टू लार्जेस्ट बैंक्स का एक्सपोजर रहेगा वहां से भी एक एक ऑफिसर रहेगा, एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहेगा, right? So that's basically what is required. So answer will be what? जल्दी से बताइएगा, what will be the answer for this case? So it is option B, that is officer in charge MSME at the regional or zonal office level, independent MSME expert। मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहेगा, राइट? तो यानी कि ये थर्ड वाले की बात करें, वो पर्सन रहेगा जिसके पास नॉलेज हो, राइट? So after that, it's related to question number 17. It says a small business defaults on loan with an outstanding amount of rupees 15 lakh. After initial rectification efforts fail, the bank decides to pursue legal action. Which legal forum is appropriate venue for this recovery, and what is the key timeline associated with the same? तो डीआरटी में जाएगा केस विद रेजोल्यूशन टाइमलाइन ऑफ 180 डेज। सिविल कोर्ट में जाएगा वेयर अ फाइनल डिग्री विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 इयर्स। एनसीएलटी में, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, या फिर सरसई रजिस्ट्री विच विल डायरेक्टली ऑक्शन दी एसेट्स। कहां पर जाएगा पर्सन? वेयर द पर्सन विल गो? इफ वी टॉक अबाउट डीआरटी, तो डीआरटी में केसेस जो जाते हैं दैट इज अमाउंट अबव 20 लाख। ठीक है, डीआरटी में केसेस जाते हैं जहां पर अमाउंट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 लाख होता है, वो केसेस जाते हैं डीआरटी के पास, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, राइट? तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू द सिविल कोर्ट। तो गाइडलाइन स्पेसिफाई कहती हैं कि जुरिस्डिक्शन ऑफ लीगल रिकवरी बेस्ड ऑन द अमाउंट ड्यू। अगर अमाउंट जो 20 लाख से कम है तो एप्रोप्रिएट फॉरम के पास जाएंगे इन द सिविल कोर्ट्स। जो पर्टिकुलर यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट फाइनल डिक्री ऑब्टेन होगी सिविल कोर्ट से, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, राइट? तो वो 12 साल के बीच बीच में एग्जीक्यूट करनी होती है। इज इट क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है दैट्स रिलेटेड टू द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो किसके अंदर आता है? आईबीसी प्रोसेस के अंदर आता है, दैट इज बेसिकली फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ वो किसके अंदर आता है? सी आईबीसी के अंदर आता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। सो दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर। इफ यू टॉक अबाउट द सरसाई, सरसाई एक रजिस्ट्री है, सेंट्रल रजिस्ट्री है, जहां पर जो सिक्योर्ड एसेट्स होते हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। कोई लीगल फॉर्म नहीं जहां पर एडजुडिकेट किया जाएगा या फिर रिकवरी शुरू की जाएगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? सो अगर जुरिस्डिक्शन का अमाउंट 20 लाख से कम है तो सिविल कोर्ट में जाएगा, अदरवाइज जो अगर 20 लाख है उससे ज्यादा है तो डीआरटी में केस जाएगा।
एंड वंस अ फाइनल डिक्री इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिविल कोर्ट, जो डिक्री होल्डर है यानी कि जो बैंक है उसे एग्जीक्यूट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, एंड ये होता है एज पर द सेक्शन 136 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। अगर आप डिक्री को यानी कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए विद इन 12 years, मतलब ये रहता है कि जो क्रेडिटर है यानी कि जो बैंक है उसके पास जो लीगल राइट था रिकवरी एनफोर्स करने का वो चला जाता है, कि वो कोर्ट के माध्यम से रिकवरी एनफोर्स नहीं कर पाएगा फिर, राइट, अगर वो 12 साल में नहीं करता तो आंसर जो है यहां पर दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी हियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। A corporate borrower's account was classified as standard asset on March 1, 2020. However, on that date, the account was overdue for 35 days. तो तब ये जो अकाउंट है 35 दिन के लिए ओवरड्यू हो चुका था, राइट। एलिजिबल, बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर रेजोल्यूशन प्लान अंडर द स्पेशल वन टाइम COVID-19 फ्रेमवर्क अनाउंस्ड ऑन August 6, 2020, राइट। सो क्या ये एलिजिबल हो चुका था नहीं हो चुका था उसी के बारे में हमने आंसर करना है। सो ऑप्शन से इज यस बिकॉज द अकाउंट वाज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट ऑन द रेफरेंस डेट। नो बिकॉज ओनली MSME borrowers were eligible for this framework. Yes because the default was less than 90 days so it was not an NPA. No because the account must not have been in default for more than 30 days as of March 1, 2020. So what will be the correct answer for this? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। डू पोस्ट द आंसर्स एट द अर्लीस्ट। देखो कोविड-19 के टाइम पर जो गाइडलाइंस थी उनके बारे में जानना जरूरी है एलिजिबिलिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया था डेट वाज रिलेटेड टू की क्लासिफिकेशन जो होनी चाहिए स्टैंडर्ड एसेट के कौन चाहिए, स्टैंडर्ड एसेट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो कंडीशंस की बात कर लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशंस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर क्वेश्चन आता है यू शुड बी नोइंग। तो स्टेटस जो है डेट मस्ट बी ऑफ द स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट का स्टेटस होना चाहिए। एंड नो डिफॉल्ट मस्ट बी देयर, नो डिफॉल्ट मोर देन 30 days, ठीक है। 30 दिन से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज काफी ज्यादा जरूरी थी। अब कौन सा केस डिस्क्वालीफाई करता है, बिकॉज कॉर्पोरेट का जो ओवरड्यू अमाउंट था डेट वाज फॉर 35 days, तो डेफिनेटली डेट्स नॉट कंसीडर टू बी इन दिस सिनेरियो। इसमें सिनेरियो में केस नहीं रहेगा शामिल, राइट। तो द अकाउंट इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द कोविड-19 रीस्ट्रक्चरिंग विंडो। अब बोरोर जो है वो स्टिल बी कंसीडर्ड अंडर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स डेटेड जो 2019 में आई थी, लेकिन कोविड-19 की जो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन विंडो थी उसमें उसको कवर नहीं किया जाएगा। दैट इज द केस, राइट। सो आंसर क्या रहेगा कि आंसर विल बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज ऑप्शन डी, डेट नो बिकॉज जो अमाउंट था जो अकाउंट है मस्ट नॉट हैव बीन इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 30 days, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन डी हियर। Question 19 it says a bank's board of directors has approved a policy to publish photographs of willful defaulters to aid recovery efforts. One such defaulter had taken a loan for his child's higher education in a foreign university but has the means to repay and is refusing to do so. Can the bank publish his photograph? तो क्या बैंक उस पर्सन की फोटोग्राफ को पब्लिश कर सकता है या नहीं कर सकता है? सबसे पहले तो यस और नो बता दो, रीजन तो बात की बात है। तो दो ऑप्शंस यस से एसोसिएटेड है, दो ऑप्शंस जो है वो नो से एसोसिएटेड है। सो मैं आपको एक चीज का हिंट देता हूं कि फोटोज पब्लिश नहीं की जा सकती, फोटोज कैन नॉट बी पब्लिश। तो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और द ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो येस वाला तो केस ही नहीं है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस है रिलेटेड टू द विलफुल डिफॉल्टर्स, राइट। तो बैंक्स को अलाउ किया गया कि वो एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड होगी रिलेटेड टू पब्लिशिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर्स में वो विलफुल डिफॉल्टर की फोटोग्राफ दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसी जो पब्लिकेशन है हेल्प तो कर सकती है रिकवरी एफर्ट्स में, राइट। बट द पॉइंट इज रिलेटेड कि इस केस में क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बोरोर ने लोन लिया है फॉर फॉरेन एजुकेशन, टिपिकली अंडर एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर लिया है, राइट। उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है लेकिन जानबूझ के पैसे नहीं पे कर रहा। बैंक ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि वो पब्लिश कर सकता है। बैंक के पास जो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी भी है यहाँ पर कि वो फोटो पब्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। ये भी उन्होंने कह दिया है। आरबीआई की गाइडलाइंस जो है वो विलफुल डिफॉल्टर से रिलेटेड है, उनमें कंटेन बेसिक क्राइटेरिया है। बेसिक क्राइटेरिया है कि डिफॉल्टर ऑफ एजुकेशन जो लोन है
वो इस मेजर के दायरे में नहीं आते हैं कि उनकी पब्लिक शेमिंग की जाए। सोशल कंसीडरेशन जो है वो ओवरराइड करती है जनरल पॉलिसी और तरह के विलफुल डिफॉल्ट्स के ऊपर। सो डेफिनेटली दैट कैन नॉट बी डन, राइट? दैट कैन नॉट बी डन, पब्लिक शेमिंग उनकी नहीं की जा सकती है। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 20th. A bank has implemented a resolution plan for a stressed asset involving restructuring, which was not under the insolvency and bankruptcy code. तो आईबीसी के अंडर नहीं था एंड वहां पर बैंक ने रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट किया है एक स्ट्रेस्ड एसेट के लिए। द बैंक हैज मेड एडिशनल प्रोविजंस ड्यू टू द अकाउंट्स स्ट्रेस। एडिशनल प्रोविजन भी किए हैं। व्हेन कैन द बैंक रिवर्स दिस एडिशनल प्रोविजंस? तो बैंक इन एडिशनल प्रोविजंस को कब रिवर्स कर सकता है? Kindly let me know what will be the correct answer for this. ऑप्शंस को देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन इज इमीडिएट अपॉन filing the resolution plan with the Reserve Bank of India, after the borrower clears the overdues and there is no overdue for a period of 6 months, and immediately upon the implementation of the restructuring plan, only after 50% of the loan has been repaid under the new terms. Which one would be the correct answer for this? देखो, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जो है रिलेटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है, रिवर्सल जो है एडिशनल प्रोविजन की ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस वो अलाउड है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है, राइट? क्या कंडीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वायबल रेजोल्यूशन प्लान, जब आपने इंप्लीमेंट कर दिया रेजोल्यूशन प्लान बस रिजल्ट इन अपग्रेडेशन ऑफ द एसेट क्लासिफिकेशन, यानी कि रेजोल्यूशन प्लान को पहली चीज है कि आपने इंप्लीमेंट कर दिया हो। दूसरी चीज है कि रेजोल्यूशन प्लान ने आपके एसेट की क्लासिफिकेशन को अपग्रेड कर दिया हो स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में। एंड इंप्लीमेंटेशन मस्ट बी विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइमलाइन, यानी कि रिव्यू पीरियड के बाद इंप्लीमेंटेशन जो हो सकती है वो विद इन 180 डेज हो सकती है। एंड प्रोविजन की रिवर्सल लिमिट क्या है? बैंक जो है 50% जो भी एडिशनल प्रोविजंस थी जब आपने एक रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया है एंड एसेट जो है आपकी क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड एसेट की हो चुकी है, उसके बाद बैंक 50% कर सकता है रिवर्स एडिशनल प्रोविजन को, राइट? रिमेनिंग जो 50% की आपकी प्रोविजन थी उसे आफ्टर 1 ईयर ही आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन डेट, अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान तो, राइट? ये चीज क्लियर है? और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कोई भी पेमेंट ओवरड्यू नहीं होगा 30 दिन से ज्यादा ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड, ठीक है? दैट इज द केस। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी व्हाट? काइंडली डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं कर सकते, राइट? इंप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं कर सकते, इसमें रूल यही रहता है कि 50% तो आप कर सकते हो, नॉट अबाउट द रीपेमेंट। मैं यहां पर आंसर मार्क करने लगा हूं, नन ऑफ द अबव। आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव। क्या इंप्लीमेंटेशन रहेगी वो भी बता देता हूं। आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। देखो, सबसे पहली चीज है कि इंप्लीमेंट कब कर सकता है कि रिवर्सल करना है। पहली चीज कि रेजोल्यूशन प्लान, सबसे पहली चीज रेजोल्यूशन प्लान मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, कि रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो चुका हो। फिर है अकाउंट कैटेगरी जो है इस रेजोल्यूशन प्लान की वजह से अपग्रेड होके स्टैंडर्ड कैटेगरी हो चुकी हो, राइट? एंड इंप्लीमेंट किसमें करना है? प्रिस्क्राइब टाइमलाइन में करना है विद इन द 180 डेज आफ्टर द रिव्यू पीरियड। रिव्यू पीरियड कितने का? 12 महीने का, राइट? यानी कि जब रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो गया और स्टैंडर्ड है तो उस टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हो? 50% जो एडिशनल प्रोविजन थी, एडिशनल प्रोविजन थी उसको आप रिवर्स कर सकते हो। एंड फर्दर जो बाकी की 50% है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द इंप्लीमेंटेशन डेट, जब आपने रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट कर लिया था उसके बाद 1 साल के बाद अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहती है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन 1 ईयर, आई एम राइटिंग ओवर हियर आफ्टर इंप्लीमेंटिंग आरपी 1 ईयर, राइट? अगर सेटिस्फैक्टरी कंडीशन रही, इफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इज देयर, राइट, उस केस में 50% भी, रेस्ट 50% जो है उसका भी रिवर्सल किया जा सकता है। रेस्ट 50% कैन बी रिवर्स्ड। क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
A borrower with standard a borrower with standard asset classification begins slowly showing early warning signals of stress, such as minor delays in submitting stock statements. While the account is not yet NPA, the bank wants to encourage the borrower to move to another lender with a higher risk appetite. Which specific strategy under the rectification option would the bank employ to achieve this? कौन सी strategy को बैंक यहाँ पर अपनाने वाला है इस particular चीज को achieve करने के लिए? We need to answer. ऑप्शंस को देखते हैं फटाफट से. इट सेज द बैंक शुड ऑफर अ मोरेटोरियम पीरियड टू ईज द बोरोअर्स बर्डन एंड रिटेन द अकाउंट. The bank should implement tactics like withdrawing interest concessions, strictly enforcing all loan covenants, and reducing sanctioned limits. The bank should immediately file a case in the DRT to secure its position. The bank must offer restructure the loan by extending the repayment period. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू कि ऑप्शन डी सी तो नहीं होने वाली, बिकॉज ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल लास्ट वाली चीज हो जाएगी ना, बिल्कुल एंड वाली, तो ऑप्शन सी तो नहीं होने वाली. इफ वी इवन लुक एट द ऑप्शन डी की रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो अलग पार्ट है. रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो एक अलग पार्ट होता है, दैट्स बेसिकली नॉट रिलेटेड टू दिस. आप वायबल बिजनेस वायबिलिटी चेक करते हो, सब चीज चेक करते हो, फिर करते हो, राइट. वो एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है. जहां पर अर्ली वार्निंग सिग्नल आ रहे हैं वो एक एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है, राइट. इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए कि आप मॉरिटोरियम पीरियड ऑफर कर दो, राइट. मॉरिटोरियम पीरियड को ऑफर करना इज मेथड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड नॉट रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन. वो रीस्ट्रक्चरिंग का टाइप है. तो अगर ये चीज की जा रही है तो ये किसका टाइप है? दिस इज द टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड नॉट द रेक्टिफिकेशन. कि अगर आप उसको एक मॉरिटोरियम पीरियड देते हो, राइट. सो दिस इज आल्सो नॉट टू बी डन, ये भी नहीं करना, राइट. अब अंडर द रेक्टिफिकेशन स्टेप हम एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि हमने अकाउंट से एग्जिट लेना है. इसके लिए बैंक क्या कर सकता है? टेक्टिक्स लगा सकता है, लाइक कंसेशंस को ले ले, कॉवेनेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, लिमिट्स को रिड्यूस कर दे, राइट, टू मेक स्टेइंग विद द करेंट बैंक लेस अट्रैक्टिव फॉर अ बोरोअर, राइट. एंड उसको हो सकता है कि किसी और बैंक से बेटर कंडीशंस मिल जाए, बेटर कॉवेनेंट्स मिल जाए, राइट. तो अपने आप कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा. सो आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है. तो एसेट क्लासिफिकेशन जो है इस केस में वो स्टैंडर्ड एसेट है. अब अर्ली वार्निंग सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं. बैंक की इंटेंशन है कि वो फ्यूचर स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, क्रेडिट डिटरेशन हो रही है, एग्जिट लेना चाहता है, राइट. तो इसके लिए ये प्रोसेस जो कर रहेगा दैट विल बी द बेस्ट थिंग, दैट विल बी द बेस्ट थिंग द बैंक कैन डू. Now let's move to the another question. A large conglomerate sets up a subsidiary for a new infrastructure project. To meet the equity requirements for a bank loan, the parent company provides a substantial unsecured loan to the subsidiary, which is then recorded as equity capital on the subsidiary's balance sheet. Why is this practice considered a major red flag under the credit risk management guidelines? इसके साथ रिलेटेड ना क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक करा भी था, राइट. इसके साथ रिलेटेड अगर आपको याद है तो हमने क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट वीडियो में करा था, पिछले चैप्टर की वीडियो थी उसमें हमने क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर में करा था ये क्वेश्चन. तो एक लार्ज कॉन्ग्लोमरेट है, वो एक सब्सिडरी को सेटअप करते हैं. लेट्स से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. तो यहाँ पर एक कॉन्ग्लोमरेट है, इसने एक सब्सिडरी को कर दिया है सेटअप यहाँ पर नए प्रोजेक्ट के लिए. एंड टू मीट द इक्विटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बैंक लोन, द पेरेंट कंपनी प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल अनसिक्योर्ड लोन टू द सब्सिडरी. एक अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर दे दिया गया है सब्सिडरी को, जिसको इक्विटी कैपिटल की तरह नोट कर लिया. इस सब्सिडरी में क्या किया? इक्विटी कैपिटल की तरह नोट डाउन कर लिया, राइट. एंड फर्दर व्हाई इज दिस प्रैक्टिस कंसीडर्ड मेजर रेड फ्लैग? इसको रेड फ्लैग क्यों कंसीडर किया जा रहा है भाई? बिकॉज इट वायलेट्स द एंड यूज मॉनिटरिंग ऑफ द फंड्स. ठीक है, एंड यूज मॉनिटरिंग ऑफ द फंड्स वाला जो रूल है उसको वैलिड करता है. कंपनीज फंड्स वर डाइवर्टेड बिकॉज इट इज फ्रॉम concentration risk as the bank is now exposed to both the parent and the subsidiary, right. Definitely this is also a valid point. And because this multiple leveraging artificially inflates the subsidiary's financial strength and distorts its true DER, right, misleading the lender. ये भी बिल्कुल point बिल्कुल सही है, right, because it is failure of board oversight which should have detected the unsecured loan from the parent company, right. So which one is going to be the correct answer? करेक्ट आंसर इज एक्चुअली, अगर हम ऑप्शन ए को देखें, एंड यूज मॉनिटरिंग अप्लाई होती है लोन फंड्स, जो फंड्स डिस्बर्स होते हैं बाय द बैंक टू द बोरोर, राइट. अब बोरोर ने इनिशियल इक्विटी के लिए पैसा लिया, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो ये वाला प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल नहीं है. इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी, देखो लेंडिंग टू अ ग्रुप कैन क्रिएट द कंसंट्रेशन रिस्क. कंसंट्रेशन हो सकती है, स्पेसिफिक वैल्यूएशन जो है बेसिकली
मिसरिप्रेजेंटेशन है कैपिटल स्ट्रक्चर की, विच इज डेफिनेटली टाइप ऑफ रिस्क, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब्जेक्ट, लाइक हमें जो सब्जेक्ट चाहिए था कि व्हाई इज दिस प्रैक्टिस कंसिडर मेजर रेड फ्लैग, तो मेजर रेड फ्लैग इसलिए नहीं कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, मेजर रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि मल्टीपल लेवरेजिंग हो गई है, राइट? लेवरेजिंग हो गई है ना, आपने लोन लिया, लोन को इक्विटी शोकेस कर दिया, इक्विटी करके शोकेस करके आपने डीई रेशियो अपनी इन्फ्लेट कर दी, भाई डिफ्लेट कर दी मतलब कम कर दी, अपने शोकेस कर दी, डीई रेशियो कम है, एंड आपको बैंक से एक अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। सो वो चीज यहां पर हो रही है, दैट इज मोर कंसर्न, राइट? सो ऑप्शन सी इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर। ऑप्शन सी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर, ठीक है जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। इट सेज अ कॉर्पोरेट बोरोअर विद अ लार्ज आउटस्टैंडिंग लोन इज एडमिटेड इनटू द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। The lending bank had already made significant provisions against this account. According to the framework, how should the bank handle the reversal of these provision? तो बैंक जो है वो रिवर्सल के साथ किस तरह से डील करेगा? अब हुआ कि एक्चुअल में सिनेरियो ये है कि एक कॉर्पोरेट बोरोअर है, ठीक है, विद अ लार्ज आउटस्टैंडिंग लोन, उसे एडमिट किया गया आईबीसी के अंदर, राइट? आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में डाल दिया, आईआरपी में डाल दिया। अब लेंडिंग बैंक ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोविजन मेंटेन करी हुई है इस अकाउंट के लिए। अब फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो बैंक है वो इन प्रोविजंस को किस तरह से हैंडल करेगा? जब एक कॉर्पोरेट बोरोर को एडमिट किया जाता है टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड द रेजोल्यूशन प्रोसेस सीआईआरपी के अंडर, लेंडिंग बैंक जिसने ऑलरेडी प्रोविजंस कर रखी है, रिवर्सल हो सकता है, आरबीआई की प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है इसके साथ रिलेटेड, आईआरएसी के रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वहां पर कवर्ड करेंगे इसको, राइट? जो अकाउंट आपका एडमिट हो गया सीआईआरपी में, मिनिमम 50% प्रोविजन आपको बनानी पड़ेगी, एंड फर्दर अगर 12 महीने तक कोई भी रेजोल्यूशन ना आया तो अब आपको 100% जो प्रोविजन है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी कि अब एक बैंक है एक्सवाइजेड, लेट से इसका प्रोविजन, इसका एक्सपोजर जो है वो 10 करोड़ का है, एंड ये पर्सन चला गया एक्सवाइजेड को, एबीसी फर्म जिसके ऊपर लगाया सीआईआरपी, उसको लेके चले गए। अब जैसे ही ये जाएगा आईबीसी में, केस जाएगा, सीआईआरपी में एडमिट हुआ, उस टाइम पर एक्सवाइजेड बैंक को 50% प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। और अगर विद इन 12 मंथ्स कोई भी रेजोल्यूशन प्लान ना बना या एग्जीक्यूट ना हुआ तो इसको 100% प्रोविजन जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? प्रोविजन रिवर्सल कब होती है? व्हेन इट कैन बी रिवर्स्ड। सो अभी के लिए हमने ये डिस्कस किया कि अकाउंट एडमिसिबल है या एडमिट हो चुका है टू द सीआईआरपी, तो उसके केस में 50% प्रोविजन मेंटेन करनी पड़ेगी एडमिशन के ऊपर, एंड 100% इफ नो रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन विद इन 12 मंथ्स। एंड रिवर्सल की कंडीशन यही है कि प्रोविजन रिवर्स की जा सकती है ओनली टू द एक्सटेंट जितना आप एक्चुअल रिकवरी कर चुके हो, जितना अमाउंट रियलाइज हो चुका है, सिर्फ उतना अमाउंट ही आप रिवर्स कर सकते हो। एंड रेजोल्यूशन प्लान आईबीसी में अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया, स्टेज 2 में इसको कह देता हूं, अगर इंप्लीमेंट हो गया तो उसके केस में प्रोविजन जो रहेगी, अगर रिकवरी हो जाती है प्रोविजन को रिवर्स कर सकते हैं प्रोपोर्शनेटली। रिवर्सल ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो बेसिकली एक्चुअल रिकवरी के ऊपर बेस्ड होगा। दिस इज द पॉइंट दैट यू मस्ट बी टेकिंग केयर, राइट? एंड अकाउंट अगर आपका लिक्विडेशन में चला जाता है, लेट्स से जो अकाउंट था उसमें रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता, राइट, या सीओसी अप्रूवल नहीं देते, तो उसके केस में लिक्विडेशन में चला जाएगा, रिकवरी मिनिमल है, तो उसके केस में प्रोविजनिंग और रिक्वायर्ड होगी, यानी कि 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। रिवर्सल तभी होगा अगर बैंक को सेल डिस्ट्रीब्यूशन में से कुछ एक मिलती है चीजें, तो उतना ही अमाउंट रिवर्स हो सकता है, नॉट मोर देन दैट, राइट? अभी क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल प्रोविजंस कैन बी रिवर्स्ड इमीडिएटली अपॉन द एडमिशन ऑफ द केस अंडर द आईबीसी। फर्दर, no provision can be reversed until the resolution plan is fully implemented and the new management takes over. 50% of the provision can be reversed upon the admission of the case by the adjudicating authority, and the remaining 50% reversed upon the successful implementation of the resolution plan. The provisions can be reversed only if the borrower's account is upgraded to the standard asset. राइट, ये चीज यहां पर कही गई है। अब देखो जो चीजें मैंने आपको बताई दैट्स रिलेटेड टू एडिशनल प्रोविजन दैट वी नीड टू मेक, एंड उसको हम रिवर्स कब कर सकते हैं, राइट, वो उसके बारे में था। लेकिन अगर बैंक ने एडिशनल प्रोविजंस की हुई ऑलरेडी, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी कहा गया है, उसके केस में जो रूल है दैट सेज कि 50% प्रोविजन जो है वो रिवर्स की जा सकती है अपॉन द एडमिशन ऑफ द केस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड विद 50% रिमेनिंग अपॉन द रिवर्स अपॉन द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा? आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स द ऑप्शन सी, राइट? तो अगर कोई प्रोविजन नहीं हुई है, मैंने उसका कंसेप्ट भी बता दिया, एंड जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से भी आपको आंसर यहां पर बता दिया है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कोऑपरेटिव बैंक
must become a member of the credit information companies to comply with Reserve Bank of India regulations. Assuming the banks joins all four accredited domestic CICs, what would be its total mandatory fee outflow towards CIC membership in its first year of operation? तो क्या फीस रहेगी, मेंबरशिप रहेगी जो इसको पे करनी पड़ेगी? देखो, सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक फी स्ट्रक्चर है सीआईसी मेंबरशिप के लिए। देयर इज वन टाइम मेंबरशिप फी ऑफ ₹10,000 पर सीआईसी। ठीक है, पर सीआईसी 10,000 की मेंबरशिप फीस रहती है। सॉरी, पर सीआईसी जो फीस है, मेंबरशिप फीस, राइट, वो है ₹10,000, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एनुअल मेंबरशिप फीस दैट्स रिलेटेड टू द एनुअल मेंबरशिप फीस, वो है ₹5,000 पर सीआईसी। वो पर सीएससी के हिसाब से 5,000 रुपए की फीस है। तो टोटल फीस जो पहले साल में जाएगी वो क्या जाएगी? 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 प्लस 5,000 इंटू 4, ये टोटल फीस जाएगी। यानी कि 60,000 रुपीज की टोटल फीस जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज? वो सबमिट करनी पड़ेगी। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी हियर, राइट। क्लियर है चीज? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 25, द रेजोल्यूशन कमेटी फॉर अ स्ट्रेस्ड एमएसएमई डिसाइड्स दैट रिकवरी एक्शन इज ओनली वायबल ऑप्शन and notifies the borrower of this decision on July 1st. According to the MSME resolution framework, what is the maximum time the borrower has to respond or request a review of this decision? It says the borrower must be responding within 5 working days, within 15 working days, within 30 days. The borrower has no right to respond once recovery is initiated. What will be the correct answer? The correct answer is that the particularly we talk about framework specifically बताता है कि बोरोर के पास राइट है। जब कमेटी डिसाइड कर लेती है कि रिकवरी एक्शन लेना है तो बोरोर का एक रिव्यू मांग सकता है। कमेटी मस्ट नोटिफाई द बोरोर विद इन 5 वर्किंग डेज एंड बोरोर के पास 15 दिन होते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करे, राइट, या फिर अपनी रिप्रेजेंटेशन को सबमिट करे। तो पर्टिकुलर कंपनी के पास, बैंकिंग कंपनी के पास टाइम कितना होता है? द बैंकिंग कंपनी इज हैविंग 5 वर्किंग डेज, राइट, टू नोटिफाई द बोरोर विद इन 5 वर्किंग डेज आफ्टर द डिसीजन टेकन। एंड बोरोर के पास 15 दिन होते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question 26, it says a bank has 40% of its total loan portfolio concentrated in the housing sector. A sudden and sharp increase in central bank's repo rate leads to significant rise in floating home loan EMIs, causing a wave of defaults among the borrowers. This scenario illustrates the interplay of which three types of the risks in sequence. तो क्या इंटरप्ले हो रहा है यहाँ पर रिस्क का, उसके बारे में वी नीड टू टेल। मार्केट रिस्क लीडिंग टू ऑपरेशनल रिस्क लीडिंग टू क्रेडिट रिस्क, concentration risk exposed by market risk, culminating to in credit risk leading to downgrade risk, leading to concentration risk, operational risk leading to market risk. So operation risk तो नहीं था, डेफिनेटली नहीं था। एंड क्रेडिट रिस्क बेसिकली लीडिंग टू डाउनग्रेड रिस्क, ऐसा भी नहीं हुआ कि डिफॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से बेसिकली हुआ या फिर रेटिंग कम हुई हो। एंड फॉर द इट कुड आइदर बी द ऑप्शन बी और द ऑप्शन ए, या तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है या फिर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, तो ऑपरेशनल रिस्क में इन्वॉल्व होता है इंटरनल प्रोसेस फेलियर या कुछ, तो डेफिनेटली ऑपरेशनल रिस्क को लीड तो नहीं हुआ, ये तो हो गया गलत, ये चीज तो होगी गलत, राइट। तो ये तो ट्रिगर नहीं हुआ था। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो डेफिनेटली द कंसंट्रेशन रिस्क वाज देयर, राइट, बिकॉज बैंक के पास ऑलरेडी कंसंट्रेशन था, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन था हाउसिंग सेक्टर में, एंड उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हुई, एक्सपोज बाय द मार्केट रिस्क से एक्सपोज होगी वो वल्नरेबिलिटी, एंड अल्टीमेटली वो क्रेडिट रिस्क में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग अबाउट इट, राइट। So that was all about this video and this chapter. I hope that you must have enjoyed the video. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें जरूर एंड शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को जरूर बताएं लर्निंग सेशंस के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट पसंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल पाए, और अर्ली बर्ड पैक अवेलेबल है एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। यू शुड बी ज्वाइनिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच। एंड जैसा मैंने आपको कहा था कि एक ऑफर प्राइस देने वाला हूँ, अदरवाइज जो सीआईबी अर्ली बर्ड पैक है 5 के 5 पेपर्स का, दैट्स अवेलेबल फॉर 3,999 प्लस 2.75, यानी कि 4,100 के आसपास का पड़ता है। बट इफ यू आर व्यूअर ऑफ दिस वीडियो, यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर पैक
just for rupees 3700. A limited type deal is there. So just do WhatsApp CIB 3700 and I'll be sharing the details with you. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.